स्वागत है आप सबका। ये करंट इन इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आज रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नोट चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरू करने से मैं पहले बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया है, उसे देखने के बाद ये वीडियो देखें तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो शुरू करते। पहला, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्स्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका सिंबल होता है R। मान लो यहाँ पे कंडक्टर है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और I इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर का अगर मैं रेजिस्टेंस पूछूं तो वो होगा रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। हमेशा यही डेफिनेशन होगी रेजिस्टेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अगर V पोटेंशियल लगाने से अगर I करंट फ्लो किया तो V और I का रेशियो रेजिस्टेंस होता है। कुछ लोग इसमें और ओम्स लॉ में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओम्स लॉ होता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ स्टेट करता है कि V इज इक्वल टू RI, दैट इज R इज कांस्टेंट, और R हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए ओम्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? R इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल की होती है वोल्ट, करंट की होती है एम्पियर, सो द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट चलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में फ्लो करेंगे, कंडक्टर कुछ पॉजिटिव कर्नल से टकराएगा और यही इलेक्ट्रॉन इन कर्नल से टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो इसे ही हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करते हैं। इन कोलिजन की वजह से ही करंट कम हो गया है। यानी कोलिजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन कर्नल से टकराते हैं, एक स्लो स्पीड से चलते हैं जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला भी बताया था। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 आशु कत्याल, ज़रूर देखें। तो हमने इस वीडियो में करंट का फॉर्मूला पढ़ा, उस वीडियो में करंट का फॉर्मूला पढ़ा था। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पढ़ा था, जिससे स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं आफ्टर कोलिजन। ये हमने करंट का फॉर्मूला निकाला था प्रीवियस वीडियो में, I इज इक्वल टू NAVD, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड VD की भी वैल्यू निकाली थी EV/ml बाई टॉ, एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, M इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टॉ इज़ द एवरेज रिलैक्सेशन। अब I इक्वल टू NAVD, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए। VD की जगह हम लिख देते हैं VD की वैल्यू जो हमने पढ़ी थी EE/ml टॉ। थोड़ा सा इसको मिक्सअप करते हैं। I आएगा NE² टॉ A V/ml। अब I इधर लेके आते हैं तो V/I हुआ ml NE² टॉ A। और हम ये बात जानते हैं, हमने अभी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का रेशियो। तो हम इसको अगर R पुट कर दे तो रेजिस्टेंस क्या आ गया? ml NE² टॉ A। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमने बहुत क्वेश्चन में यूज़ होता है, जिसमें M है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E is the charge on electron, tau is the average relaxation time, and A is the area of cross section। इस फॉर्मूले से हमें पता है कि R बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ये जो क्वांटिटीज़ है M NE² टॉ, ये गिवन टेम्परेचर पे गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होंगी। मान लो एक कंडक्टर लिया, इसमें मास कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे, चार्ज कांस्टेंट होगा, टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा। क्या हम चेंज कर लेंथ एंड एरिया, सिर्फ लेंथ एंड एरिया चेंज होंगे।
तो हमने इन सारी क्वांटिटीज़ को हटा के एक टर्म इंट्रोड्यूस की जिसको बोलते हैं रो, विच इज़ रजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला बन गया R इज़ रो L/A। तो रो की वैल्यू क्या हुई, m/ne²/τ। रो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। रो चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे कंडक्टर में, तो चेंज होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, सो इस पर डिपेंड होगा। एंड टॉ डू नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है mL/ne²τA एंड दिस इज द रेजिस्टिविटी, दैट इज फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज रो L/A, रेजिस्टिविटी इज mne²/τ। सो अब सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। टेम्परेचर बढ़ने या घटने से टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर के बढ़ने से दो क्वांटिटी चेंज होगी, एक तो n विच इज़ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड टॉ दैट इज़ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर के बढ़ने से वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, कोलिजन्स भी बढ़ेंगे। कोलिजन से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, क्योंकि रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं है तो कोलिजन इतने बढ़ गए होंगे। तो टॉ कम होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा एंड रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं एन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ने से एक चीज़ और बढ़ेंगे, तो एटम्स को एनर्जी मिलेगी। टेम्परेचर मतलब थर्मल एनर्जी, जैसे आप एनर्जी दोगे कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइजेशन एनर्जी मिल गई। इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो एन इंक्रीज़ किया, द आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन इंक्रीज़ किया। एन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और टो पे भी, और एन बढ़ने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ और रेजिस्टिविटी भी कम हुआ। अब बात आती है दोनों फैक्टर्स चल रहा है, अब इन दोनों फैक्टर्स में से डोमिनेटिंग कौन सा है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो कंडक्टर्स दे हैव 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। ऑलरेडी कंडक्टर के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़े होंगे 10⁻29 की पावर कुछ बढ़े होंगे, उससे कुछ मतलब नहीं होगा, तो इससे n के बढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कम होगा, बट ये इतना सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये इतने हैं कि थोड़े से कुछ और आएंगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि एन फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा, कोलिजन वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। इंक्रीज इन एन इनसिग्निफिकेंट रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे केस की, फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के कुछ एग्जांपल जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से यहाँ पे भी दो चीज़ें चेंज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, कोलिजन जल्दी होगा। कोलिजन जल्दी हुआ तो टॉ डिक्रीज़ किया, टॉ डिक्रीज़ करने की वजह से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ किया। अब दूसरी बात आती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, एन इंक्रीज़ हुआ, एन के बढ़ने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी कम हुआ। अब सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनके पास एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इनके पास नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इन पे एन इंक्रीज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर में हम कुछ डॉपिंग भी करते हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। डॉपिंग मतलब कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम से इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसमें एन फैक्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो इसमें एन फैक्टर डोमिनेटिंग हो गया। टॉ वाला डोमिनेट नहीं करेगा, इसमें इंक्रीज इन एन विच इज़ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सिग्निफिकेंट होगा। ओवरऑल क्या हुआ, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस
डिक्रीज हुआ एंड रजिस्टिविटी विल ऑल्सो बी डिक्रीज। थर्ड केस आता है फॉर सम एलॉयज लाइक नाइक्रोम एंड मैग्नीनियम। जैसे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कोई रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो उसका कांस्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है, अब हम ये तो नहीं चाहते कि इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, तो हम इस पर भी कोई अच्छी खासी रिसर्च करें, तो इसलिए ये सारे एल्यूमिनियम ये सारे एलॉयज़ हम खुद ही बनाते हैं। तो हमने इन पे स्टडी किया कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, तो क्या आया रिजल्ट कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर नियरली अनअफेक्टेड। हमने इसमें ये देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसमें ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों फैक्टर टॉ एंड एन फैक्टर दोनों इस सम एलॉयज़ के लिए, नाइक्रोम और मैग्नीनियम जैसे एलॉयज़ को लिए कंपनसेट कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। और कुछ एलॉयज़ जैसे नाइक्रोम और मैग्नीनियम के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से इसको कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में कंपनसेट कर लेते हैं। तो अब मान लो जैसे क्वेश्चन आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से कितना रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर घटाने से कितना रेजिस्टेंस बढ़ा, तो उसके लिए हमें पढ़ते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा। तो शुरू करते हैं इसे समझना। हमने लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक वायर लिया, उस वायर का टेम्परेचर T से बढ़ाकर हमने T+dt कर लिया। उसका इनिशियल रेजिस्टेंस था R0, उसको रेजिस्टेंस को बढ़ा के R0 से +dr कर लिया। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो dr है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। हमने ये ऑब्ज़र्व किया एक्सपेरिमेंट से, इसका मतलब रेजिस्टेंस उतना ही चेंज हुआ जितना टेम्परेचर चेंज हुआ। दूसरी बात हमने ये ऑब्ज़र्व करी कि द चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। इसका मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। दोनों फैक्टर को अब हमने मिलाया तो एक कांस्टेंट लग गया, विच इज़ dr इज इक्वल टू अल्फ़ा R0 dt। dr क्या था? द चेंज इन रेजिस्टेंस। अल्फ़ा इज़ अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसे कभी कभार कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और R0 इज़ अ इनिशियल रेजिस्टेंस एंड dt इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, dr इज़ इक्वल टू R0 अल्फ़ा dt। अब हमने इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दिया। हमने बोला इनिशियल रेजिस्टेंस R0, फाइनल रेजिस्टेंस RF। हमने बोला इनिशियल टेम्परेचर इज़ Ti एंड फाइनल टेम्परेचर ही Ti। dr का इंटीग्रेशन करेंगे, R आएगा, ऊपर नीचे वैल्यू है तो R फाइनल माइनस R इनिशियल, विच इज़ इक्वल टू R0 इज़ कॉन्स्टेंट, T इनिशियल विद अल्फ़ा dt। अब हम 99.9% बुक्स में अल्फ़ा को हम एज्यूम कर लेते हैं कि कांस्टेंट है, लेकिन जैसे कभी कभार एडवांस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर अल्फ़ा कांस्टेंट नहीं है, जैसे अल्फ़ा कैन बी चेंज, तो ये है T² + T, इट कैन बी इन चेंज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो आप यही वाला यहाँ से शुरू करेंगे। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हम भी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में कांस्टेंट ही होता है। तो R अल्फ़ा बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन हुआ T, तो T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब R इनिशियल को इधर शिफ्ट किया, आया R0 1 + अल्फ़ा T फाइनल माइनस T इनिशियल। R इनिशियल को कॉमन लिया, RF फाइनल इज इक्वल टू R इनिशियल 1 + अल्फ़ा डेल्टा T, विच इज़ द फॉर्मूला जो हमें याद करना है। चेंज इन R वो चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इनिशियल R फाइनल पे डिपेंड करता है। डेल्टा T क्या है? T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब इसको आप रेजिस्टिविटी में अप्लाई करना चाहेंगे तो ये बन जाएगा ρ1 L/A, रो फाइनल और इज इक्वल टू रो इनिशियल L/A 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। L/A सेम फॉर्मूला आएगा, रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। और अगर आप अल्फ़ा भी निकालना चाहें तो ये निकल सकता है R फाइनल माइनस R इनिशियल इंटू डेल्टा टी। और अल्फ़ा की यूनिट होती है सेल्सियस इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स। अब हमने
अल्फ़ा क्यों देखा था, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि कंडक्टर या सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कितना घटेगा। तो इनके लिए अब क्या लगता है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखते हैं सबसे पहले कंडक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर्स के लिए। आर फाइनल इनिशियल से ज़्यादा होगा। अगर डेल्टा टी बढ़ रहा है मतलब आर इनिशियल में कुछ वैल्यू बढ़ेगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो कंडक्टर के लिए अल्फ़ा होगा पॉजिटिव। तो अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। अगर डेल्टा टी बढ़ रहा है, आर फाइनल आर इनिशियल से कम होना चाहिए। सेमीकंडक्टर में आर डिक्रीज़ होता है, हमने पढ़ा था, यानी ये कुछ नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे। तो सेमीकंडक्टर की अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव है। सम एलॉयज लाइक नाइक्रोम, इन सब के लिए तो आर एफ और आर फाइनल एंड आर इनिशियल तो इक्वल होना चाहिए, मतलब अल्फ़ा डेल्टा टी इसको अप्रॉक्स ज़ीरो होना चाहिए, तो अल्फ़ा इसके लिए ज़ीरो होता है। ये लेक्चर हम यहीं पढ़ेंगे। आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा ओम्स लॉ और कलर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। It's caught